हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र सिसवा उड़ान के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो न्यूज़ है वो फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.5% रहने का अनुमान है, जो आपके जीएस के पेपर थर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो 24 अप्रैल का स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस। आपका सब्जेक्ट जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये फॉर प्रीलिम्स भारत की आर्थिक वृद्धि दर से जुड़े फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। फॉर मेंस भारतीय उद्योग परिसंघ CII का भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर 1.5% रहने का अनुमान चर्चा में क्यों है। भारतीय उद्योग परिसंघ का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बेहद बड़ा असर पड़ रहा है और सबसे अच्छी स्थिति में भी भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष से ज़्यादा 1.5% रह सकती है। ओके, इसके अलावा इस दौरान सबसे खराब स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था के आकार में 0.9% तक की गिरावट आ सकती है। एक CII के एक रिपोर्ट ए प्लान फॉर इकोनॉमिक रिकवरी से यह अनुमान दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे अच्छी स्थिति में भी 1.5% GDP से ज़्यादा नहीं है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिच रेटिंग्स ने भी घटाया भारत की GDP का अनुमान। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.8% कर दिया है और ये लॉकडाउन के कारण प्रत्याशित वैश्विक आर्थिक मंदी आ रही है। CII की इस रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी माल और लोगों की आवाजाही के बाधित रहने के अनुमान है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही और लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी रही तो चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 0.6% तक रह सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 3% की गिरावट आने की संभावना है, जो कि कोरोना वायरस संचालित गतिविधि है। यह 1930 के महामंदी के बाद से सबसे खराब मंदी का कारण बनेंगी। और इसके अलावा बात करें लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, तो ग्रोथ प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं 2019 को कंपेयर कीजिए 2020 के साथ, और इसमें आप US का भी देख सकते हैं, यूरो एरिया जो है यूरो जोन है उसका भी देख सकते हैं। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 2019 में जहां कितना है 4.2 है, वहीं ये देखिए यहाँ पे इंडिया का 4.2 2019 का है, 1.9 2020 का और 7.4 2021 का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार IMF ने अपने 2020 विश्व आर्थिक आउटलुक में आंशिक रूप से बदलाव की भविष्यवाणी की थी, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था 5.8% की दर से बढ़ रही थी। यह परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, यह निर्भर करता है महामारी का समय कितना रहता है। नेक्स्ट इज IMF के मुख्य अर्थशास्त्री ने बताया कि 2021 में यह रिकवरी केवल आंशिक है, क्योंकि आंशिक गतिविधियों का स्तर 2021 के वायरस के हिट होने से पहले के स्तर से नीचे रहने का अनुमान है। ओके, नेक्स्ट इज उन्होंने कहा कि फंड के सर्वोत्तम मामले में दुनिया को 2 वर्षों में आउटपुट में संचयी $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की संभावना है। जर्मनी और जापान के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। नेक्स्ट इज लॉकडाउन की प्रभाव की बात करें तो IMF के पूर्व अनुमानों का मानना है कि उपन्यास कोरोना वायरस के प्रकोप दूसरी तिमाही के दौरान अधिकांश देशों में चरम पर रहेंगे और साल की दूसरी छमाही में फीका पड़ जाएगा। व्यापार बंद होने अन्य रोकथाम के उपायों के साथ धीरे धीरे खुला रहेगा।
एक लंबी महामारी जो तीसरी तिमाही के दौरान रहती है। 2020 दिवालिया और लंबे समय तक बेरोजगारी के बुरे प्रभावों के कारण आगे 3% संकुचन और 2021 में धीमी रिकवरी का कारण बन सकती है। नेक्स्ट इज 2021 में एक दूसरा प्रकोप जो अधिक लॉकडाउन को बल देता है। अगले साल के लिए वैश्विक जीडीपी बेसलाइन पूर्वानुमान में 5 से 8% अंक की कमी का कारण बन सकता है, जिससे दुनिया को सीधे दूसरे वर्ष के लिए मंदी की स्थिति में रखा जा सकता है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा यह बहुत संभावना है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे खराब मंदी का अनुभव करेगी, जो वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखी गई है। द ग्रेट लॉकडाउन से वैश्विक विकास को नाटकीय रूप से सिकोड़ने का अनुमान है। नए पूर्वानुमान आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकों में एक अलग पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जो इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वायरस के प्रसार में योगदान से बचा जा सके। नेक्स्ट इज दुनिया में उत्पादकता में कमी। इससे दुनिया में उत्पादकता में काफ़ी कमी आएगी और इस समय हम चाहते हैं कि वह आखिरी चीज़ हो। आईएमएफ ने एक दशक पहले 2009 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमान 0.7% घटाया था, लेकिन तब से उस संकुचन को 0.1% पर समायोजित किया है। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं जहां अधिक विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध है, उस दौरान 16% की जीडीपी में गिरावट आई है। नेक्स्ट बात करें द ग्रेट लॉकडाउन की, तो द वर्ल्ड इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस द वर्स्ट रिसेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 का, और ये देख सकते हो आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2009 का जो CFC है। सॉरी, आगे देखते हैं। जैन में चीन के अंदर और भारत दोनों के मौजूदा प्रकोप की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% की वृद्धि होगी। और ये जो डेटा दिया गया है ये किसके अकॉर्डिंग है? आईएमएफ के अकॉर्डिंग है। ओके, 3.3% की वृद्धि होगी और 2021 के लिए 3.4% की वृद्धि देखी गई है। अब उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वायरस के सबसे बुरे प्रकोप को झेल रही है, गतिविधि में गिरावट का खामियाजा उठाएगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2020 में 5.9% का अनुमान करेगी। फंड के सर्वश्रेष्ठ मामले के तहत 2021 में 4.7% की वृद्धि के साथ फंड ने कहा कि 2020 में यूरोजोन अर्थव्यवस्था में 7.5% का अनुबंध है, जिसमें इटली की जीडीपी 9.1%, स्पेन में 8.0%, जर्मनी में 7.0% और फ्रांस में 7.2% की गिरावट के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसने भविष्यवाणी की कि यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं 2021 में अमेरिकी विकास दर 4.7% होगी। चीन, जहां पहली तिमाही में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर था और बड़े राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन की मदद से व्यापार गतिविधि फिर से शुरू हो रही है, 2020 में 1.2% की सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखेगा। आईएमएफ के जनवरी पूर्वानुमान में 6% की वृद्धि से कमी। आईएमएफ ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। भारत के 2020 के वित्तीय वर्ष की वृद्धि के सकारात्मक क्षेत्र में रहने की उम्मीद है, लेकिन लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं जो अभी भी बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना कर रही है, में 5.2% का संकुचन दिखाई देगा। आगे देखते हैं बढ़ते हुए प्रभाव इसके। स्वास्थ्य और आर्थिक बचाव के प्रयासों को पूरा करने के लिए देश भारी मात्रा में कर्ज ले रहे हैं, लेकिन कहा कि कर्ज से जीडीपी का स्तर अगले साल स्थिर होना शुरू हो जाना चाहिए। जब तक हम देख रहे हैं तब तक ब्याज दरें बहुत कम रह जाती है और हम जो रिकवरी कर रहे हैं उसके हिसाब से ब्याज मिलता है। तो संयोजन को धीरे धीरे कर्ज के स्तर को नीचे लाने में मदद करनी चाहिए। अभी भी पुनर्गठन के माध्यम से ऋणों के प्रबंधन में मदद की ज़रूरत है। फंड ने केंद्रीय बैंक की तरलता स्वैप लाइनों और अधिक उभरते बाजार वाले देशों में विस्तारित करने का आह्वान किया, जो कि लॉकडाउन की गतिविधि की दोहरी समस्या का सामना करते हैं
और यूएस ट्रेजरी जैसे संपत्ति को बचाने के लिए धन के बड़े पैमाने पर बहिर्वाह के कारण वित्तीय स्थिति को कड़ा करते। इनमें कहा गया था कि कुछ देशों को पूंजी बहिर्वाह पर अस्थायी सीमा की ओर रुख करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है असर अब साफ दिखने लगा है। विभिन्न आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आर्थिक गतिविधियां रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। एक और भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है। इसके लिए वास्तविक शब्दों में 8% की बढ़ने की आवश्यकता थी, परंतु अब यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं होगा भारत के लिए भी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो है डीआरडीओ की मोबाइल वायरोलॉजी लैब, जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। फॉर प्रीलिम्स डीआरडीओ की मोबाइल वायरोलॉजी लैब से जुड़े तथ्य। फॉर मेंस कोरोना की जांच के लिए देश में पहली मोबाइल वायरोलॉजी लैब डीआरडीओ ने विकसित की है। चर्चा में क्यों है? कोरोना की जांच के लिए देश में पहली मोबाइल लैब तैयार हो गई है। ये मोबाइल लैब मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समूह की कंपनी IM टेली ने डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई। इसकी खासियत यह है कि हर दिन इसमें रोज़ाना 1 से 2,000 सैंपल की जांच की जा सकती है। इसका नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब रखा है। इस मोबाइल लैब को ICMR और WHO की बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। यह लैब इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, टेलीफोन केबल और CCTV से लैस है। यह लैब कोविड की जांच तो करेगी, साथ में ड्रग स्क्रीनिंग के लिए वायरस का कल्चर की भी जांच कर सकेगी। लैब में हर दिन 1,000 से 2,000 लोगों की जांच की जा सकेगी। इसे ज़रूरत के हिसाब से देश में कहीं भी ले जाया जा सकता है। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 को रोकने के लिए समय पर कई फैसले लिए गए। इसके अलावा रक्षा मंत्री के और भी कुछ वो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किया, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। बाकी ये कि ये 15 दिन में बनाया गया है, एक थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और देश में अपनी तरह की ये पहली लैब है। इसकी बात करें तो ये देश में पहली लैब है। ओके, कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में अपनी तरह की यह पहली लैब तैयार की गई है। देश की इस मोबाइल लैब सेवा को सिर्फ कितने टाइम में तैयार कर लिया गया? मात्र 15 दिन में। और यह ऐसा पहला मोबाइल वायरल अनुसंधान प्रयोगशाला है जिससे कोविड-19 की स्क्रीनिंग और इससे संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों में तेज़ी आएगी। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत ने ESIC अस्पताल हैदराबाद के साथ मिलकर तैयार किया है। हाँ जी, इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठा रही है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। गरीबों को DBT के ज़रिए आर्थिक मदद दी जा रही है। कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 23 अप्रैल 2020 को देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 21,393 तक पहुंच गई है। वहीं 4,258 लोग इस वायरस से अब तक ठीक हो चुके। और मौत के आंकड़ों की बात करें तो 681 और अभी अस्पतालों में इलाज चल रहा है 16,454 पेशेंट्स का। इसके अलावा पुडुचेरी विधानसभा में आज मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया गया। इसके साथ ही पुडुचेरी ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां CM समेत अन्य नेताओं का कोरोना टेस्ट किया गया है। CM V नारायणसामी, विधानसभा अध्यक्ष VP शिवकोलुंडू, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का कोरोना टेस्ट विधानसभा में किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले हैं अभी तक। महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे टॉप पे है। इसके अलावा DRDO की बात करें
डीआरडीओ जो है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना और रक्षा विभाग संस्था के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में इस संस्थान की कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 51 लैब है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत है। 5000 से अधिक वैज्ञानिक, 25,000 से अधिक तकनीकी कर्मचारी संस्था के संसाधन हैं। यहाँ रडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। 1958 में पूर्व कार्यरत भारतीय सेना की प्रौद्योगिकी विकास अधिष्ठान TDE तथा रक्षा विज्ञान संस्थान DSO के साथ प्रौद्योगिकी विकास और उत्पादन का निदेशालय DTDP के एकीकरण से गठन किया गया और रक्षा संगठन एवं अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। उस समय DRDO 10 प्रतिष्ठानों अथवा प्रयोगशाला वाला छोटा सा संगठन हुआ करता था। इसके बाद आगे के वर्षों में संगठन ने विविध विषय शिक्षणों, अनेक प्रयोगशाला उपलब्धियों आदि में बहुदिशात्मक विकास किया है। DRDO में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षणों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, उपकरण, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणालियों, जीवन विज्ञान प्रशिक्षण, सूचना प्रणालियों और कृषि को सुरक्षा देने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने में तत्परता से संलग्न है। वर्तमान में संगठन वैज्ञानिक 5000 से अधिक वैज्ञानिकों और 25,000 अन्य वैज्ञानिक, तकनीक और समर्थन के कर्मियों द्वारा कार्यरत है। बात करें मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों इत्यादि के विकास के लिए अनेक प्रमुख परियोजनाएं उपयोग के लिए उपलब्ध है तथा ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों में पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। इसके बाद बात करते हैं DRDO संगठन के लक्ष्य। DRDO संगठन के लक्ष्य क्या हैं? विश्व स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना और अपनी रक्षा सेना को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और संसाधनों से लैस कर उन्हें निर्णायक लाभ प्रदान करना। इसके अलावा DRDO के ध्येय इस प्रकार से अपनी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, सशस्त्र प्रणालियां, मंच और सहयोगी उपकरण अभिकल्पित करना, विकसित करना और उत्पादन के लिए तैयार करना, संग्रामी प्रभाविकता अधिकतम करने और सैनिकों की बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना, अवरचना तथा गुणबद्धता प्रतिबद्ध श्रम शक्ति विकसित करना और मजबूत प्रौद्योगिकी आधार निर्मित करना। संगठन ने अनेक उन्नत रक्षा प्रणालियां विकसित कर चुके DRDO ने रक्षा प्रौद्योगिकियों के एक व्यापक वर्णक्रम में विशेषज्ञता अर्जित कर ली है। संगठन की आधारभूत योग्यता वाले क्षेत्रों में शामिल संगठित सेंसरों, सशस्त्र प्रणालियों तथा मंचों का प्रणाली अभिकल्प एवं एकीकरण, संश्लिष्ट उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर पैकेजों का विकास, कार्यात्मक सामग्रियों का विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं समावेश। इसके अतिरिक्त रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गुणवत्ता आश्वासन एवं सुरक्षा परियोजना एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में मौलिक प्रयुक्त संसाधन अनुसंधान के लिए विशेषज्ञता तथा अवरचना भी निर्मित की गई है। यह विभिन्न प्रकार की आधुनिक सेवाओं को प्रदान करता है तथा पोजिशनिंग सिस्टम GPS प्रदान करता है। नेक्स्ट संगठन की इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट है। सेना भवन के सामने ही DRDO भवन भी स्थित है। इसकी एक प्रयोगशाला महात्मा गांधी मार्ग पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। संगठन का नेतृत्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार जो रक्षा मंत्रालय के सामान्य अनुसंधान और विकास के निदेशक तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग DDR व D के सचिव भी हैं के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय स्तर की बात करें तो उनकी सहायता अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी और निगमित निदेशालय के मुख्य नियंत्रक द्वारा की जाती है। निगमित निदेशालय के अधिकारी
वित्तीय और संपदा प्रशिक्षण, नागरिक कार्य और संपदा, राजभाषा, विजिलेंस इत्यादि के क्षेत्र के कार्य को तय करते हैं तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला निदेशालय तथा के नियंत्रक तथा वैज्ञानिक सलाहकार से RM के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार संगठन के उद्देश्यों के अनुसार धनराशि की उचित उपयोगिता पर संगठन को परामर्श देता है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन की बात करें तो कोरोना की जांच के लिए देश में पहली मोबाइल वायरोलॉजी लैब DRDO ने विकसित की है। ये ऐसी पहली मोबाइल रिसर्च लैब है जो कोविड-19 स्क्रीनिंग का गति प्रदान करेगी। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब एक BSNL 3 लैब और BSNL 2 लैब का संयोजन है। यह WHO और ICMR के अंतर्राष्ट्रीय निर्देशों और मानकों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस लैब में विद्युत नियंत्रण, LAN, टेलीफोन केबलिंग और CCTV कैमरा भी लगाया गया है। ये मोबाइल लैब के कोविड-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों का साथ देगी। इस लैब का इस्तेमाल कोविड-19 के परीक्षण, ड्रग स्क्रीनिंग, कोविड-19 रोगियों की व्यापक जांच के लिए किया जाएगा। ये लैब प्रतिदिन 1000 से 2000 सैंपलों की जांच करेगी और इस लैब को आवश्यकता के अनुसार देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ लॉकडाउन में दिल्ली में प्रदूषण हुआ आधा। GS के पेपर 3rd में आएगा। विषय आपका वायु प्रदूषण है। फॉर प्रीलिम्स वायु प्रदूषण और लॉकडाउन फॉर मेंस। देशव्यापी लॉकडाउन से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लॉकडाउन के पहले चरण ने दिल्ली में लगभग आधे से भी ज़्यादा प्रदूषण को कम कर दिया है। नेक्स्ट इस चर्चा में क्यों है ये? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन के पहले चरण में दिल्ली में लगभग आधे से भी ज़्यादा प्रदूषण को कम कर दिया है। कुल मिलाकर लॉकडाउन की अवधि के दौरान PM 2.5 में 46% की कमी और PM 10 में 50% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें। लॉकडाउन के पहले चरण में एक सप्ताह तक चलने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छी और संतोषजनक श्रेणियों में शेष रखा गया। हवा में सुधार दहन और औद्योगिक स्रोतों में कमी के कारण हुआ था, जो कि कणों की दोनों श्रेणियों के लिए सामान्य है। दिल्ली के 81% नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के रूप में परिवहन क्षेत्र से आए वाहनों की गतिविधि पर प्रतिबंध के कारण NO2 स्तरों में 56% की कमी आई है और लॉकडाउन अवधि के दौरान CO के स्तर में 37% की कमी आई है। इसके अलावा बेंजीन के स्तर में 47% की कमी आई है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर केवल 20% कम हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली का 70% SO2 दिल्ली के आसपास स्थित बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होता है और बिजली संयंत्रों का संचालन जारी है। SO2 के अन्य स्रोत रेस्तरां और कुछ उद्योग थे जो दिल्ली उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में बायोमास मना करने के साथ लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू थे। इसके बाद बात करें औसत से कम। इसके अलावा 24 आवर्स के औसत PM 2.5 और PM 10 क्रमशः 20 और 15 दिनों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर थे, जबकि NO2 का स्तर उनके 24 घंटे के मानक से 75% कम था। रिपोर्ट में भी कहा गया कि PM 10, PM 2.5, NO2 और SO2 का 24 आवर्स का औसत स्तर क्रमशः 24 GM3, 39 GM3, 15 GM3 और 10 GM3 से कम है। इसके अलावा लॉकडाउन में नोएडा 68%, गाज़ियाबाद 60% और गुरुग्राम 40% में NO2 के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वहीं फरीदाबाद 70% में ज़्यादा कमी नहीं देखी गई, जहां कुछ दिनों के दौरान NO2 उत्सर्जन अधिक पाया गया। फरीदाबाद में और उसके आसपास गैस आधारित बिजली संयंत्रों के कारण ये संभावना थी। SO2 के स्तर में महत्वपूर्ण कमी केवल फरीदाबाद 47% और गाज़ियाबाद 22% में देखी गई है, जबकि गुरुग्राम 14% और नोएडा 10% के लॉकडाउन चरण के दौरान अपेक्षाकृत सीमित कमी दर्ज
की गई है। नेक्स्ट इज़ CPCB की निगरानी वाले देश के 78% शहरों में अच्छी और संतोषजनक श्रेणियों में उनकी AQI थी, जो प्री लॉकडाउन चरण में देखे गए 44% के औसतन से बढ़ रही थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाहन, कारखाने और कार्बन उत्सर्जन से जुड़े तमाम साधन बंद रहने के कारण पिछले 5 दिनों में दिल्ली सहित अन्य महानगरों के वायु प्रदूषण के स्तर में 20 से 25% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान ही वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित रहने वाले 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इन शहरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों PM10, PM2.5 और NO के उत्सर्जन में 15 से 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जनता कर्फ्यू के बाद पिछले 4 दिनों से जारी लॉकडाउन के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक पर देश के 104 प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा AQI के गुरुवार तक के आंकड़े के अनुसार दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद सहित अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता का स्तर संतोषजनक हो गया है। सिर्फ गुवाहाटी, कल्याण और मुजफ्फरपुर में हवा की गुणवत्ता का स्तर अभी भी खराब श्रेणी बना हुआ है। ओके, वहीं चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, कानपुर, हन्ना, कोटा, मानेसर, नारनौल, राजमहेंद्रवरम, सतना, यादगीर, भिवंडी, हुबली, कैथल, दहो, पटियाला, कोझीकोड और उदयपुर में हवा की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है, जबकि वाराणसी और ग्रेटर नोएडा सहित 14 शहरों में वायु गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में पहुंच गई है। इसके अलावा आप ये लॉकडाउन इफेक्ट देख सकते हो, यहाँ कोरोना वायरस इम्पैक्ट और एयर क्वालिटी का देख सकते हो आप। नवंबर 3 का देख सकते हो, और जो ये आपका ये डार्क ब्लू जो कलर है ये है मार्च 22 का, और मार्च 23 का जो है ये ग्रीन कलर का जो है ये देख सकते हो। डिफरेंस देख सकते हो दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, बेंगलोर का और चेन्नई का कितना डिफरेंस आया है। ओके, उल्लेखनीय है कि देश के 104 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर CPCB के वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। सूचकांक पर पार्टिकुलेट तत्वों PM10 और PM2.5 के स्तर के आधार पर अन्य शहरों में वायु प्रदूषण को 6 श्रेणियों अच्छा, संतोषजनक, सामान्य, खराब, बहुत खराब और गंभीर में रखा जाता है। AQI पर बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में फ़िलहाल कोई शहर नहीं है। वायु गुणवत्ता पर निगरानी के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संस्था सफ़र के अनुसार वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावी 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे में जनता कर्फ्यू के दौरान वाहन जनित प्रदूषण और विकास कार्यों से उत्पन्न धूल की मात्रा में खासी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा सफ़र के आंकड़ों से स्पष्ट है कि वाहन जनित प्रदूषण में PM10 के उत्सर्जन 15 से 20% और PM2.5 के उत्सर्जन में 30 से 40% की गिरावट आई है, जबकि निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों से उड़ने वाले धूल के कारण PM10 के उत्सर्जन में 40 से 48%, PM2.5 उत्सर्जन में 17 से 21% की कमी दर्ज की गई है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी संस्था स्काईमेट के पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर महेश पालावत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण 1/4 तक कम हुआ है। इसके अलावा उन्होंने इसके 3 प्रमुख कारण बताए हैं और ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब देखते हैं एयर पोल्यूशन, द साइलेंट किलर। एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर एनवायरमेंटल रिस्क टू हेल्दी बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन लेवल कंट्रीज़ कैन रिड्यूस। आइए देखते हैं एयर पोल्यूशन से कितनी डेथ हुई है। 7 मिलियन डेथ हो चुकी है, जो आप देख सकते हो। स्ट्रोक से, हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़, लंग कैंसर एंड बोथ क्रोनिक एंड acute respiratory diseases including asthma. Regional estimates regarding over 2 million in Southeast Asia region, over 2 million in Western Pacific region, nearly 1 million in Africa region, about 500,000 deaths in Eastern Mediterranean region, about 500,000 deaths in European region, more than 300,000 in region of the Americas. ओके, सो क्लीन फॉर द हेल्थ। एंड नेक्स्ट इज़ वायु प्रदूषण से जुड़े तथ्य। वायु प्रदूषण से रिलेटेड, वायु प्रदूषण
रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थों के वातावरण में मानव की भूमिका है, जो मानव को या अन्य जीव जंतुओं का भी पर्यावरण का नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के कारण मौतें और श्वास रोग होते हैं। वायु प्रदूषण की पहचान ज़्यादातर प्रमुख स्थायी स्रोतों से की जाती है, पर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत मोबाइल, ऑटोमोबाइल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सहायक हैं और हाल ही में प्राप्त मान्यता के रूप में मौसम वैज्ञानिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ओके, इसके अलावा वायु प्रदूषण के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। वायु में बहुत से तत्व जो पौधों और पशुओं का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, नज़र खराब कर सकते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं व मानव गतिविधियों दोनों से उत्पन्न होते हैं। इसका कंक्लूज़न आप देख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, और फॉर द डे, एंड आपको अच्छा लगा होगा। एंड हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, उड़ान अकेडमी के नाम से, डाउनलोड दैट ऐप और वहाँ से आप फ्रीली स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। एंड आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी अप टू डिस्काउंट ऑफ 99%। सो टेस्ट सीरीज़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने कंपटीशन को सीरियसली ले, चाहे आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। सो और फॉर द डे, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।